सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने प्रोड्यूस तो कर दिए, ओके, प्रोडक्शन कैसे करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी हमने समझा लास्ट थियरी में। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कॉमन प्रॉपर्टीज है जो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी, कॉमन। आगे जाके हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ेंगे कि भाई ये इंफ्रारेड की ये है, एक्सरेज की ये है, लाइक दैट। ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इजी कई तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ओके। सो फर्स्ट वन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। अभी ही जस्ट हमने डिस्कस किया, वही उसकी प्रॉपर्टी है। डन। एक्सेलरेटेड चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। डन। इसमें क्या डिस्कशन, अभी पूरी थियरी देखी हमने। सेकेंड, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये भी हमें पता है। डन, खत्म। अच्छा, बैटरी। हाँ, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। ये भी हमने आज के ही लेक्चर में फिर से डिस्कस किया, पहले भी किया था, आज भी किया। क्या, जैसे कि साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत है, ओके। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं है। डन, ओके। हाँ, सो दैट इज द सेकंड। थर्ड पॉइंट, these waves travel in free space with a speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second, that is speed of light, and is given by the relation c is equals to, जो भी मैक्सवेल ने दिया था, 1 upon square root of mu 0 epsilon naught। दोनों की वैल्यू भी हमें पता है, ओके। 4 pi into 10 raised to minus 7, 8.8 into 10 raised to minus 2। डन। तो वो ही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ ही है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, देखो ये भी 5 मार्क में पूछी जाती है थियरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 5 मार्क्स। हमें लगा वो मेहरबानी कर दी, बस ऐसे ही धक 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 लिखते ही जाना है, डिट्टो 5 मार्क्स आ गए, ओके। बहुत इजी है, देखो। डन, 3 तो हो गई। फोर्थ, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द साइनोसॉइडल वेरिएशन इन बोथ, हमने डेफिनेशन में ही बोला है मैक्सवेल की, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू साइनोसॉइडल, ओके। साइनोसॉइडल वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कब, जब तुम्हारे पास एक्चुअल में 5 ही पॉइंट हो तो तुम 5 लिखोगे, उसके 5 मार्क्स। यहाँ पर हमारे पास 5 से ज्यादा पॉइंट है, मतलब ऑलमोस्ट 10 है, 10 लिखे हुए ही है तो 10 हो तो 10 लिखने हैं, तब 2 पॉइंट का 1 मार्क्स मिलेगा। वैसा उसमें भी होता है डिस्टिंग्विश और डिफरेंस में। अगर तुम्हारा कोई ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं तो तुम 3 पॉइंट लिखोगे और 3 मार्क का वो डिफरेंस। लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे डिफरेंस है, मतलब वो टॉपिक में बहुत सारे है, तुमने पढ़ा है, तुम्हारी बुक में है बहुत सारे डिफरेंस, तो फिर तुम 3 लिखोगे और 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर तुम 6 लिखोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, सपोज ये प्रॉपर्टीज है तो इसमें अगर प्रॉपर्टी 3 होती, 4 होती, 5 होती, 6 होती, इवन 7 भी होती तो तुम 5 लिखते तो चलता, 5 ही लिखते तो 5 मार्क्स मिल जाते। यहाँ पर हमारे पास है 10 तो है, तो 10 लिखनी पड़ेगी। डन, ओके। सब में ये अप्लाई होता है, अच्छा हुआ पूछ लिया। हाँ चलो, हाँ, सो साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स साइमल्टेनियसली। ये भी हमने देखा था, दोनों में साथ में ही होता है। जो भी वेरिएशन होगा, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ी। जितने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे पहुंची उतने ही टाइम में मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम में पहुंची। ये डिस्कस किया ना अभी हमने, दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम। तो वही बोल रहे हैं कि दोनों चेंज हो रहा है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। डन, ओके। एज अ रिजल्ट they attains the maximum and minimum values at the same place and at the same time. Simple. Discussion हो ही गया है इसका। Next, okay. So next नहीं, उसी में लिखा हुआ है the amplitudes of the electric and magnetic fields in free space are related by। अब देखो
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड तो हमें निकालने पड़ेंगे फ्री स्पेस में, सो वो भी सिंपली हमें पता चल जाता है ई नॉट बाई बी नॉट से। ओके, जो ई नॉट मतलब क्या, याद करो ई नॉट हमारा क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और बी नॉट हमारी क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। याद आया? अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, से ERMS जो हम अल्टरनेटिंग करंट में देखते थे, VRMS इज इक्वल टू V0 बाई रूट 2 और IRMS इज इक्वल टू I0 बाई रूट 2। याद आया? ओके, तो वही सेम यहाँ पर डिट्टो वही है। ओके, तो वैल्यू लिख लेना, मैंने नहीं लिखी हुई है। सो ई नॉट को तुम ई नॉट के लिए फिर क्या लिख सकते हो, ई रूट 2 इंटू ई। बी नॉट को क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू बी। डन? ओके, सो C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास ये एक तो नोनी है, C तो पता ही है तुम्हें। ओके, 3 इंटू 10⁸। अब ये दोनों में से एक भी गिवन होगा तो दूसरा मिल जाएगा। अगर तुम्हें ई नॉट गिवन है तो ई नॉट और C पता है तो बी नॉट तो ऐसे ही मिल जाएगा। डन? अगर बी नॉट और C पता है तो ई नॉट मिल जाएगा। ई नॉट और बी नॉट में से सिर्फ एक पता होना चाहिए, क्योंकि C तो वी नो। ओके, so the equation of electric field and magnetic field varying sinusoidally with x and t can be given as like this। तो ये तो सिंपल है, हमने पहले भी देखा था, साइनोसॉइडल वेरिएशन है। सो b क्या है, b नॉट मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx। डन? एंड यहाँ पे b और e दोनों सेम है, देखो सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे b नॉट और यहाँ पर e। सब कुछ पीछे का सेम, साइन साइन ओमेगा t kx। डन? एंड दैट इज सिंपली यहाँ पर बी नॉट है, यहाँ पर ई नॉट है। ध्यान रखने वाली बात क्या, छोटी बात है लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्या ये kx लिखा है, k क्या है, वेव नंबर। लिख लो, मैंने लिखना रह गया, k इज द वेव नंबर। क्या है k? वेव नंबर। केमिस्ट्री में आता था 11th में, याद हो तो। ओके, और वेव नंबर है और उसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, देखो मैंने 2 पाई बाई लैम्बडा। वेव नंबर कैसे ढूंढेंगे, 2 पाई बाई लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, वेव लेंथ। k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, लैम्बडा है वेव लेंथ, और उससे हमें मिल जाएगा वेव नंबर। ओके, अब यहाँ पर kx है, यहाँ भी kx है। ओके, दोनों में सेम ही होना चाहिए, अलग अलग मत लिख देना kx और ky, गलत हो जाएगा। ये x का मीनिंग क्या है, k तो वेव नंबर है बताया, x क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दिखा रहा है। ये x क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जा रहा है, x में जा रहा है। देन अभी ही हमने डिस्कस किया थ्योरी में, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स x में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, y में, और मैग्नेटिक फील्ड z। पक्का? यस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है कहाँ पर, अरे मैंने ही उल्टा लिख दिया, ये मत लिखना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी कहाँ पर, y में, और मैग्नेटिक फील्ड जाएगी कहाँ पर, z में। इंटरचेंज हो गया। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b z एंड e y, अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पे। कहाँ पर, दोनों में x x ही लिख दिया है। नहीं, b y है और e x। लाओ लिखो, हाँ EX DY। हाँ तो वो सही है, वो क्यों सही है, क्योंकि उन्होंने Z दिया हुआ है ना, अंदर Z है। हाँ, तो प्रोपेगेशन कौन सी डायरेक्शन में है, Z में है। ओके, समझ गए? देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स EX and BY are perpendicular to each other and to the direction Z of propagation। तो डायरेक्शन है Z, और फिर उनका EX और BY। समझ में आ गया? तो देखो अगर Z है, सिंपली समझ में आ गया, बुक में लिखा है वो तो सही है। अगर यहाँ पर Z आ गया, Z आ गया तो Z के बाद क्या आता है, फिर से X, तो E आएगा X में और B आएगा Y में, वही लिखा है बुक में, तो सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन कहाँ पर है, X में, तो E आएगा तुम्हारा Y में, तो ये आएगा मेरा Y और B आएगा मेरा Z। डन? अगर वेव प्रोपेगेशन मेरा Y में है तो E आएगा मेरा Z में,
Yes. ओके, एक्स वाई जेड चलते रहो। अभी तो हमने डिस्कस किया था आई क्रॉस जे तो के आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई किया तो माइनस के आएगा। डन। तो एक्स वाई जेड आई जे के एक्स वाई जेड चलते रहो। तो अगर तुम्हारा वेव प्रोपेगेशन एक्स में है, ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा वेव प्रोपेगेशन एक्स में है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में, जो हमने थियरी में देखा वो। अगर यहाँ पर चेंज हो गया, वेव प्रोपेगेशन वाई में हो गया, तो वाई के बाद आता है जेड। जैसे एक्स के बाद वाई आया था तो वाई हमने दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैसे ही यहाँ पे वेव प्रोपेगेशन वाई में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जेड में और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एक्स में। डन। और अगर वेव प्रोपेगेशन जेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक्स में और वेव मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्या आ गया, जेड, तो एक्स और वाई में। यस, करेक्ट। ओके, पक्का। हाँ, तो यहां से हमें ये पता चलेगा, ये बाय मिस्टेक लिख दिया, समझ में आया। और ये के क्या है हमारा वेव नंबर। डन। बाकी दोनों सेम फेज में रहेंगे, ओमेगा टी रहेगा, कहीं पर टू ओमेगा टी ऐसा कुछ होगा नहीं। क्यों? दोनों सेम फेज में है। हमने अभी ग्राफ डिस्कस किया था, तो ये जैसे ऐसे 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 बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा दूसरा भी ऐसे 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 सेम बढ़ रहा था। याद आया? Yes. दोनों एक ही साइड में स्टार्ट होंगे, दोनों एक ही टाइम पे खत्म होंगे, हाफ साइकिल, दोनों की एक ही टाइम में फुल साइकिल। ओके, तो फिर सेम फेज में का मीनिंग क्या होता है? वही होता है ना। Yes. नहीं तो हमने फेज डिफरेंस डिस्कस किया है ऑलरेडी, वी और आई में भी फेज डिफरेंस डिस्कस किया था कि भाई एक यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये तो फेज डिफरेंस हो गया। अंडरस्टूड? Yes. ये दोनों सेम फेज में, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, सब कुछ सेम, तो ये सब कुछ तो सेम ही आने वाला है, पूरा का पूरा सेम आने वाला है यार, ये पूरा का पूरा सेम आने वाला है, सिर्फ दिस इज द डिफरेंस। ओके, चलो। हाँ, तो ये चौथा पॉइंट था। क्या देखो, 3 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए हुए ही थे। द फोर्थ पॉइंट वी हैव सीन दैट कि ये जो C है वो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू E नॉट बाय B नॉट, दैट विल गिव अस वैल्यू ऑफ C, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और E और V के साइनोसॉइडल वेरिएशन है, साइन फंक्शन के तौर पे हम उसको लिख सकते हैं। ओके, सो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस से kx, B इज इक्वल्स टू B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस kx। लेकिन E इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू लिखा, उसमें E की जगह क्या लिखना है, x y z, B की जगह क्या लिखना है, x y z, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। वेव प्रोपेगेशन x तो E y और B z है। डन। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, the direction of the variation of electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of the waves. Therefore, electromagnetic waves are transverse in nature like light waves. तो यहाँ तक तो सब कॉमन ही है। ये लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या, हमें पता ही है कि दोनों ही एक साथ बढ़ रही है, एक साथ कम हो रही है, दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स से भी परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है। Therefore, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। 11th में हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में मटेरियल भी प्रोपेगेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे साउंड वेव्स, तो साउंड याद आया, ऐसे हमने समझा था साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स कैसे, जैसे ये एयर के पार्टिकल्स सपोज ऐसे, याद आया ना? ओके, तो साउंड वेव्स तो क्या है, ऐसे ऐसे, जैसे मैं यहाँ से बोला, सपोज यहाँ से बोला, यहाँ पे है वेव, तो ये वेव्स कैसे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे ऐसे करते आगे जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करते तुम्हारे पास आ जाएंगे। बट लाइट वेव्स ऐसे नहीं है। लाइट वेव्स कैसे आएंगे, यहां से प्रोड्यूस हुए, ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब जैसे हमने पानी में पत्थर डाल दिया तो वहां पर देखो वेव्स कैसे आ रहे हैं, ऊपर नीचे। इसीलिए तो साइनोसॉइडल है यार, साउंड वेव थोड़ी साइनोसॉइडल है, सीधे 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 ऐसे 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 जा रहा है और दूसरा ऐसे ऐसे जा रहा है, तो सीधा 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 करके आगे बढ़े वो लॉन्गिट्यूडनल, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मूव होके आगे बढ़े
तो वो क्या होगा, ट्रांसवर्स। डन, पक्का, ओके। हाँ, एंड नेक्स्ट, electromagnetic waves carry energy which is divided equally between the electric field and magnetic field vectors. By nothing, electromagnetic fields are nothing but the energy. वो हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट हो रहे हैं मतलब क्या, वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। सन में वहां पे कंबशन हो रहा है, तो कंबशन होगा तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो हीट तो है, दैट इज गर्मी, वो वहां पर है, ओके। एंड लाइट, तो लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, सिंपल, ओके। उस देखो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई भी चार्ज नहीं होते, एक ही चार्ज थोड़ी है। लाइट आ रही है तो वो करंट थोड़ी है, वो अलग है भाई वो करंट नहीं है, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चार्ज नहीं होते। डन, हाँ, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो चार्ज नहीं होते। डन, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनर्जी, ओके। सो दैट वाज द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट मतलब ये पेज पर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी विच डिवाइडेड इक्वली, मतलब एनर्जी ही है और इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइडेड है। डन, ओके। और उसी के अंदर लिखा हुआ है, in a vacuum the average electrical energy density, average electrical energy density, ये क्या है, electrical energy density means energy per unit volume, उसको density बोल देते हैं। density मतलब mass density को क्या बोलते हैं, mass per unit volume, और unit volume को वो mass को हम क्या बोल देते हैं, density। तो वो कौन सी density है, mass density। तो वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। जैसे कि ये बल्ब है और ये रूम में इतनी लाइट दे रहा है, तो ये कितनी लाइट दे रहा है, वो टोटल लाइट की एनर्जी गिन लो कि भाई इतने जूल लाइट दे रहा है वो। एनर्जी, लाइट मतलब एनर्जी, तो एनर्जी, इतनी जूल एनर्जी है, और इसका वॉल्यूम देख लो, तो इतनी जूल एनर्जी डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। तो उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस बल्ब। अंडरस्टूड? मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वॉल्यूम, सिंपल, ओके। And average magnetic energy density UB due to the static electric field E and magnetic field B which do not vary with the time are given by, तो जो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट इज, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वो क्या हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वैसे ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ओके। एंड यूबी इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट, मतलब नीचे आएगा हाफ, और से 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। डन, ये सब हमने पढ़ा हुआ ही है, रिवीजन, ओके। बट मेनली क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नथिंग बट एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक energy, electric field energy per unit volume is called electric energy density, and magnetic field energy per unit volume वो हमारी UB है। डन, तो UE and UB half epsilon naught E square, half B square by mu naught। डन, ओके। नेक्स्ट, 7th point, the electric vector is responsible for the optical effect of an electromagnetic wave and is called the light vector, obviously। दोनों है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही लाइट होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहां से लाइट हो, लाइट मतलब ये लाइट की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड, ओके। सो द इलेक्ट्रिक वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर भी है और इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल, जहां पर भी लाइट, रोशनी, वो सब बातें हो रही हो, वहां पे ऑप्टिकल वर्ड यूज होता है हमारा। सो फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इज कॉल्ड द लाइट वेक्टर। डन,
ऑप्टिकल है तो फिर लाइट वेक्टर ही कहेंगे हम। नेक्स्ट 8th वन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज्ड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी कॉमन प्रॉपर्टी, अभी तो मैंने बोला इट इज जस्ट एनर्जी, उसमें कोई चार्ज होता नहीं है, तो लिखा हुआ है ना अनचार्ज है, और अनचार्ज है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, वो अफेक्ट ही नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब क्या, जैसे कि ये वो तुम खिलौनों से खेलते हो ना, लेजर, यहां से मैंने लेजर लाइट लगाई, टॉर्च लगाई, सीधे जाके दीवार पे लगेगी, देन अब यहाँ पे मैं बहुत बड़ा मैग्नेट लेके आ जाऊं जिसकी बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके आसपास आके ऐसे ऐसे उधर इधर कुछ भी करूं, कुछ होने नहीं वाला, वो वहां पे रेड लाइट जाएगी तो जाएगी ही लेजर की। क्यों, उसमें चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसे इफेक्ट करेगी ना, उसमें चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो उसे इफेक्ट होगी। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो चार्ज है ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बहुत बड़ी लेके आ जाओ चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड तुम बहुत बड़ी लेके आ जाओ चेंज करो, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई फर्क पड़ता नहीं। उसका ही सेम एग्जांपल सनलाइट है। सनलाइट देखो कितने किलोमीटर दूर है, वहां से यहां आ रही है, तो बीच में तो कितने चार्जेस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें नहीं पता, बट जहां से भी जा रही है चार्जेस है, और चार्जेस है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। चार्जेस है तो भले ही इतने ज्यादा नहीं, लेकिन चार्जेस है तो मैग्नेटिक, जैसे कि हमारी लाइटनिंग होती है, वो लाइटनिंग बिजली होती है वो, तो वहां पर तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाती है, अंडरस्टूड। तो कितना होगा, बट आ जाता है ना सनलाइट, कोई फर्क पड़ता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। क्यों? क्योंकि फर्क किसे पड़ता है, जहां पे चार्ज हो उसे फर्क पड़ता है, चार्ज ही नहीं है तो फर्क कैसे पड़ेगा, समझ में आ गया। तो वही चीज बताई गई है। एंड 9th, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइइलेक्ट्रिक इज लेस देन दिस। वो तो अभी वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि जितना डेंसर मटेरियल होगा उतनी ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो अभी हमने डिस्कस किया ना कि स्पेस में 3 × 10⁻⁻⁸ है वैक्यूम में, फिर तुम एयर में बोलोगे तो उससे थोड़ी कम होगी, पानी में बोलोगे उससे भी कम होगी, ग्लास के अंदर से जा रहा है लाइट तो उसमें उसकी स्पीड उससे भी कम होगी। डन, तो पता ही है हमें, वही चीज बताई है क्या कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दोगे तुम तो कम होगी, तो कम ही होगी ना भाई, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो वैक्यूम में है ये, तो बाकी कुछ भी ले लो इससे तो कम ही मिलेगी, ये हाईएस्ट है, इससे ज्यादा तो मिलने वाली नहीं है। डन, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, कौन सा, पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर एस। फिर से क्या, रेट मतलब नीचे क्या है, टाइम। सिंपली मैं तुम्हें वैसे समझा देता हूँ, फिर आपस यहाँ पे आते हैं। मान लो ये कोई एनर्जी आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, ये सरफेस एरिया है इसके ऊपर पड़ रही है, ये लाइट एनर्जी आई और ये इसके ऊपर पड़ी, इसका एरिया है ए, और ये जितने टाइम में पड़ रही है इसके ऊपर पड़ रही है, मतलब कोलाइड हो रही है, ओके, इंपैक्ट हो रहा है उसका, वो है टाइम पीरियड टी। इतने टाइम, टी टाइम में ए एरिया पर पर्टिकुलर एनर्जी से यू आ रही है। Then, तो एनर्जी, ये यू एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। हम बोलते हैं ना यार इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, दो लाइट आ रही है ऐसा समझो। इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तुम्हारे पास एक टॉर्च है, तो तुम दोनों के पास सपोज फोन है, तुम फोन में टॉर्च ऑन कर रहे हो, तुम भी फोन में टॉर्च ऑन कर रहे हो, और मैं बोल रहा हूं अरे यार इसकी इंटेंसिटी, इसके फोन की इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, क्योंकि दोनों में सेम थोड़ी, ये दो बल्ब है तो दोनों की इंटेंसिटी सेम थोड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को, कि भाई कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जितनी ज्यादा एनर्जी पड़ेगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। एरिया दोनों के लिए सेम, सपोज तुम दोनों मेरे पे लाइट मार रहे हो, एरिया तुम दोनों के लिए सेम, टाइम भी तुम्हें मैंने सेम दे दिया कि 10 सेकेंड्स में जितनी लाइट मारनी हो मार लो,
तो तुम्हारे लिए एरिया सेम, तुम्हारे लिए टाइम पीरियड भी सेम 10 सेकेंड। अब जो ज्यादा लाइट मार पाएगा, ओके, मतलब तुम अंधेरा है एकदम और तुम दूर से लाइट मार रहे हो, ओके, तो तुम ऐसे लाइट मारी और तुम्हें पता चल, हाँ दूसरे को पता चल गया चिराग सर है, तुमने अपने फोन से मारी और दूसरे को पता, कोई खड़ा है लेकिन पता नहीं चल रहा कौन है, मतलब इंटेंसिटी कम है इसलिए पता नहीं चल रहा। अंडरस्टूड? तो ये मैं इंटेंसिटी समझा रहा हूँ। यहाँ आते हैं वापस, इंटेंसिटी समझ गए? उसके जैसा ही है पॉइंटिंग। इंटेंसिटी क्या है? अगर दो लाइट सोर्स है तो अगर हम बोले कि ये ज्यादा इंटेंस है, इंटेंस मतलब क्या? पर्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी इंपैक्ट हो रही है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। डन? वैसा ही है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर। तो देखो दी रेट, अभी यहाँ पे रेट बोल दिया मतलब टाइम तो आ ही गया, समझे? रेट वर्ड कब यूज करते हैं हम? जब टाइम की बात करें तभी रेट वर्ड यूज करते हैं। तो रेट बोल दिया मतलब टाइम आ गया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी भी आ गई। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर एस। सिंपल, दैट्स इट। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? एस, वेक्टर एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई क्रॉस बी। सिंपल। ये एनर्जी कौन सी है? दोनों एनर्जी आ गई इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गई और मैग्नेटिक एनर्जी भी आ गई, ई बी दोनों आ गई। ये जो यू आ रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वही हमारी इंटेंसिटी है। लेकिन यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? जितना ज्यादा मतलब पर यूनिट सरफेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? वो फॉर्मूला में हमने दोनों लिखी है, तुम्हें वर्डिंग में भी दोनों लिखनी हो तो लिख सकते हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी per unit area is called pointing vector S. Done? Okay. So वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। Also ये देखो, intensity of the plane electromagnetic wave I is the average of the pointing vector। मतलब intensity क्या है? जितने भी pointing vector है सारे, वो सबका एवरेज निकालो कि पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ओके, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, ये पॉइंटिंग वेक्टर S1, पॉइंटिंग वेक्टर S2, S3, S4, सबका एवरेज निकाल लो तो तुम्हारी इंटेंसिटी मिल जाएगी। सो I इज इक्वल्स टू से S एवरेज। तो ये जो था वही है E नॉट B नॉट। अब देखो यहाँ पर E नॉट B नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो ये नॉट आ गया, मतलब ये यहाँ पे नॉट नहीं है। क्यों? क्यों? वो तो इंडिविजुअल पॉइंटिंग वेक्टर था ना, ये तो हम एवरेज टोटल फाइनल बात कर रहे हैं। तो फाइनल में E नॉट एंड B नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बाकी तो सब कुछ सेम है, एवरेज कर लिया है। तो एवरेज के लिए यहाँ पर सिंपली लिखा गया है क्या? 2 फॉर द 2 डिफरेंट एनर्जीज। डन? पक्का? और से I इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां से तुम न्यूमेरिकल में शायद पूछ ले कि भाई तुम्हारे पास तो B नॉट है ही नहीं, ओके, और निकालो। तो B नॉट है नहीं तो कैसे निकाले? तो हमने अभी तो पढ़ा एक प्रॉपर्टी में, C इज इक्वल्स टू E नॉट बाई B नॉट। तुम्हारे पास E नॉट है, तुम्हारे पास C है, तो B नॉट निकाल लो। B नॉट निकाल लोगे, फिर वैल्यू पुट कर दो। तो देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर से B नॉट की वैल्यू निकालो, तो B नॉट की वैल्यू क्या होगी? E नॉट बाई C होगी। वो B नॉट की वैल्यू, ये B नॉट हटा दो और मैंने लिख दिया यहाँ पर E नॉट बाई C। तो ये हो गया, देखो E नॉट का स्क्वायर नीचे 2 म्यू नॉट C हो गया। डन? ऐसे कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हो। अब ये भी पता है E नॉट बाई B नॉट को तो C बोलते हैं, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि E नॉट बाई B नॉट को C लिख सकते हैं। तो ये था मेरा E नॉट, ये था मेरा B नॉट, तो दिस इज व्हाट नथिंग बट से C इंटू यू एवरेज। क्यों? क्योंकि यू एवरेज हमारा क्या था? एनर्जी एवरेज क्या थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर था,